तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री के पोर्शन में हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट भी कर चुके हैं, उसमें बहुत सारा देख भी चुके थे। और हम लोग पिछले वीडियो में रिएक्शंस ऑफ फेनॉल पर थे। रिएक्शंस ऑफ फेनॉल में जो पहला टाइप था वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स में उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फेनॉल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्यों करता है वो भी देखे, और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पोजिशंस पे अटैक करता है, तो क्यों अटैक करता है वो भी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले के वीडियोज़ में। और वहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट जो किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें हम लोग नाइट्रेशन कर रहे थे, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम लोग का चल रहा था और इसमें हम लोग नाइट्रेशन देख रहे थे, ठीक है। तो नाइट्रेशन में मैंने क्या बताया था कि फेनॉल को जब हम लोग डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलता है, एक ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और एक पारानाइट्रोफेनॉल। और उसमें पारा ज़्यादा स्टेबल होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और उसको जब हम लोग सेपरेट करते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट जो मिला उसमें तो दो चीज़ मिला, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मिला और पारानाइट्रोफेनॉल मिला। अब मुझे दोनों को सेपरेट करना है तो उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। अब स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल, एक्चुअली स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम बनाते हैं, तो जो स्टीम वोलेटाइल होता है वो जल्दी बाहर निकलेगा और फिर कंडेंस होगा और उसको अलग हम सेपरेट कंटेनर में लिक्विड वाला फॉर्म उसका स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो जो ईजिली वोलेटाइल होगा उस दोनों में कौन होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होगा। और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्यों होगा, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके चलते ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटैक्ट नहीं होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल फ्री होता है एक दूसरे से और वो आसानी से सरफेस को छोड़ करके ऊपर उठ सकता है, इसी को वोलेटाइल नेचर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को बहुत ईजिली सेपरेट कर पाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, तो आप बता सकते हैं। और पारानाइट्रोफेनॉल में हम लोगों ने क्या देखा था कि पारानाइट्रोफेनॉल के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर जुड़े हुए रहेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटैक्ट रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो वोलेटाइल नेचर का नहीं होगा, है ना, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ठीक है। तो ये बातें तो हुई थी हमारी। अब इसके बाद जब ये एक चीज़ और समझ लेंगे कि जब हम लोग फेनॉल को वहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए थे वो ये कि फेनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाए थे, ध्यान रखना है डाइल्यूट था वो। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो व्हेन फेनॉल इज रिएक्टेड, व्हेन फेनॉल इज रिएक्टेड so when phenol is reacted with conc HNO3, then 2,4 then 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। देखिए व्हेन फेनॉल इज रिएक्टेड विथ कॉन्क HNO3 देन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, इसी को हम लोग ना पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। इज फॉर्म्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल यानी पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो फेनॉल हो गया और इसका रिएक्शन करवाइए, किससे करवाना है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड से करवाना है, ठीक है।
तो हम लोगों को यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा। तो देखिए OH ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फेनॉल तो ये हो ही गया, ये 1 कार्बन होगा तो ये 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो NO2 नाइट्रो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और ये पूरा क्या है फेनॉल। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये नाइट्रेशन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो टॉपिक चल रहा था, उसी में जो दूसरा रिएक्शन है वो ब्रोमिनेशन करवाएंगे हम लोग। ब्रोमिनेशन नाम से भी क्लियर है, ब्रोमिनेशन का मतलब हुआ कि जो फेनॉल है उसमें बेंजीन का जो H है, OH का H नहीं, बेंजीन का जो H है वो हटेगा और ब्रोमीन लगेगा, इसी को ब्रोमिनेशन कहते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन का जो H है वो H हटा और NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा तो उसको नाइट्रेशन बोलते हैं। उसी तरह से बेंजीन का H हटा और ब्रोमीन लगा तो ब्रोमिनेशन हो गया। इस तरह से होता है। ठीक है, तो सेकंड नाइट्रेशन तो हो गया, अब जो दूसरा है वो क्या है, वो है आपका ब्रोमिनेशन। किसका ब्रोमिनेशन, किसका ब्रोमिनेशन हो गया फेनॉल का। ठीक है, तो देखिए अब इसमें भी दो चीज़ हम लोग समझेंगे। नंबर 1, when phenol is reacted with bromine, ठीक है, तो when phenol is reacted with bromine in the presence of carbon disulfide, non-polar solvent है, in the presence of CS2 carbon disulfide, IDE sulfide. When phenol is reacted with bromine in the presence of carbon disulfide at 273 Kelvin to 373 Kelvin, then orthobromophenol and, ठीक है, orthobromophenol and para bromophenol are formed। ठीक है, तो जब हम लोग फेनॉल को ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, ऑर्थोब्रोमोफेनॉल मिलता है और हम लोगों को पारा ब्रोमोफेनॉल मिलता है। ये दो चीज़ मिलता है। ठीक है, तो इसको जैसे देखिए, ये है फेनॉल। ठीक, अब इसको हम लोग ब्रोमीन से रिएक्शन करवा देते हैं, ब्रोमीन डाल दिए और यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड लिख दिए। अब 273 से 373 केल्विन। ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑर्थो पे और एक पारा पे ऐसे मिलेगा। तो ये हो गया ऑर्थो पर ऐसे, और एक क्या हो गया पारा पे। ये दो प्रोडक्ट हमको मिलेगा।
कब? जब कार्बन डाइसल्फाइड इसके प्रेजेंस में कराते हैं तब, है ना। और ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए फेनॉल को जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या हुआ? ब्रोमीन जो है वो वाटर में घुला हुआ है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन, है ना, तो ये गया ब्रोमीन वाटर। तो जब फेनॉल को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किससे? ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। देन एक्चुअली चलिए वाटर क्या है? वाटर एक डाइलेक्ट्रिक, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रोमीन को बहुत मैक्सिमम जो है वो पोलराइज कर देगा, और मैक्सिमम पोलराइज कर देगा, इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा Br+ मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल उतना ज़्यादा मिलेगा। और इसलिए क्या होगा कि फेनॉल में जो हम लोग पढ़े कि +R इफेक्ट के चलते नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पारा ऑर्थो, ये 3 जगह पे आता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल चूँकि ज़्यादा मिलेगा सॉल्वेंट में, तो सारा ऑर्थो और पारा पोजीशंस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल से ऑक्यूपाइड हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में जब हम लोग करवाए थे, तो कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के चलते क्या होगा कि वो ब्रोमीन को उतना पोलराइज नहीं कर पाएगा, और इसलिए वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन फेनॉल इज़ रिएक्टेड विथ, ये जो मैंने अभी सॉल्वेंट का जो इफेक्ट बताया CH2 और वाटर के इफेक्ट में, तो जस्ट आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है, वो रीज़न वगैरह आता नहीं है एग्जाम्स में, ठीक है। तो व्हेन फेनॉल इज़ रिएक्टेड विथ ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन AQ, देन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, then 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल इज फॉर्म्ड, ये बनेगा, ठीक है। ये हो गया फेनॉल, इसको हम लोग रिएक्शन करा दिया ब्रोमीन, ठीक है ना। तो फेनॉल प्लस ब्रोमीन, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये हो गया फेनॉल, ब्रोमीन आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी, ऑर्थो और पारा, तो यानी कि सभी जगह पे इस तरह से ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, ट्राइब्रोमोफेनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके ओके। तो यहाँ तक तो बात हो गई हम लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए फेनॉल में हम लोगों को 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानना था, नाइट्रेशन और हैलोजनेशन यानी ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब एक दूसरा टाइप का रिएक्शन समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेमर-टायमन रिएक्शन, रेमर-टायमन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, पहले रिएक्शन जरा समझ लेते हैं। When phenol is reacted, ठीक है, when phenol is reacted with dilute NaOH, then sodium
फेनॉक्साइड इज फॉर्म्ड। समझे? तो जब हम फेनॉल को रिएक्ट करवा रहे हैं किससे? डाइल्यूट NaOH से, है ना? तो सोडियम फेनॉक्साइड इज फॉर्म्ड, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, ठीक है, इज फॉर्म्ड। दी एक्चुअली होता क्या है, दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, एक्चुअली फेनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है फेनॉक्साइड आयन, इसलिए हम लोग पहले इसको फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हेन फेनॉल इज रिएक्टिव डाइल्यूट NaOH देन सोडियम फेनॉक्साइड इज फॉर्म्ड। तो फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल, ठीक है। तो फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फेनॉल को फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। और फिर it is then reacted with chloroform to form an intermediate which on alkaline hydrolysis and on passing through acidic medium gives 2-hydroxy benzaldehyde, gives 2-hydroxy benzaldehyde and gives 2-hydroxy, ये यूपेक नेम हो गया बेंजल्डिहाइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। रिमेंबर टाइम एंड रिएक्शन यही होता है। देखिए, तो इसको जरा सा रिएक्शन के फॉर्म में लिख लें तो और बेटर हो जाएगा। तो जैसे फेनॉल है, ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं डाइल्यूट NaOH से, तो क्या हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, तो ONa बन जाएगा, और फिर उसमें क्लोरोफॉर्म भी डालेंगे। दोनों को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये तो ONa, तो ये पार्ट हो गया ONa, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि एक H, हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, तो एक H और एक Cl, HCl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CHCl2, एक Cl तो H के साथ मिलके HCl निकल गया, CHCl2 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा CHCl2, तो ये हो जाएगा
CHCl2, ये बना। तो ये बीच में ऐसे इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया इंटरमीडिएट, है ना, यानी रिएक्शन के बीच में थोड़े समय के लिए बनता है। फिर इसमें हम लोग जैसे डाइल्यूट NaOH डाले हुए हैं, तो वो क्या करता है, डाइल्यूट NaOH से फिर फर्दर रिएक्शन करता है। तो क्या होगा, तो जब फर्दर और रिएक्शन करेगा तो एक्चुअली यहाँ पर ये तो आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे जब डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो 2 Cl है और 2 Na, तो 2 NaCl तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगेगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जो जैसे देखिए 2 NaCl बाहर निकल गया, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 Na और 2 Cl, 2 NaCl बाहर, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 OH ग्रुप है, तो इससे एक OH ग्रुप और एक OH ग्रुप, ठीक है। और फिर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है तो एक वाटर भी निकल जाता है, तो ये ग्रुप जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ONA और यहाँ पे CHO ऐसे, ठीक है। और फिर इसको एसिडिक मीडियम से पास करवा देते हैं। तो जब इसको एसिडिक मीडियम से पास करवाएंगे तो Na+ निकल जाएगा, H+ यहाँ पे लग जाएगा, तो Na+ बाहर निकल गया और H+ यहाँ पे लगा देंगे, तो ये जो बन गया वो बन गया OH और यहाँ पे ये हो गया CHO, ठीक है। तो ये पूरा ये जो है वो है बेंजल्डिहाइड 1,2 हाइड्रोक्सी, चूँकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो 2 पे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया और फिर बेंजल्डिहाइड हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये बना। और इसी को हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा है इसको ही हम लोग बोलते हैं रेमर-टाइमन रिएक्शन, रेमर-टाइमन रिएक्शन। तो फेनॉल को पहले हम लोग डाइल्यूट NaOH और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाते हैं, इंटरमीडिएट मिला, फिर उसमें डाइल्यूट NaOH से वो फर्दर और रिएक्शन करता है, तो ये मिला, और फिर उसको हम लोग एसिडिक मीडियम से पास करवा देते हैं, तो हम लोग को सैलिसिल्डिहाइड मिल जाता है, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये यूपैक नेम हो गया और ये कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, है ना। अब इसके बाद जो एक और नेक्स्ट नेम रिएक्शन ही हम लोग को पढ़ना है वो है कॉल्वेज रिएक्शन, ठीक है। कॉल्वेज रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन में हम लोग पहले फेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट NaOH से, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो वैसे ही हम लोग पहले क्यों डाइल्यूट NaOH से करवा रहे हैं, क्योंकि वो करवाने से सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा, और सोडियम फेनॉक्साइड जो मिलता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, फेनॉल से, तो इसलिए हम लोग पहले फेनॉक्साइड बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसमें कार्बन, उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा देते हैं, तो इंटरमीडिएट मिलता है, और फिर उसके बाद हम लोग वैसे ही एसिडिक मीडियम से पास करवा देंगे उसको, जो इंटरमीडिएट मिलेगा इंटरमीडिएट को एसिडिक मीडियम से पास करवा देंगे, तो उससे फिर क्या होगा, Na+ वहाँ का हट जाएगा और H+ वहाँ पे आके लग जाएगा, और इस तरह से हम लोग को यहाँ पे जो मिलता है वो होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है उसको हम लोग कॉमन नेम में सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, ठीक। तो ये जो पूरा रिएक्शन हुआ इसी को हम लोग कॉल्वेज रिएक्शन कहते हैं। When
phenol is reacted with dilute NaOH, then sodium phenoxide is formed. ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, देन सोडियम फेनॉक्साइड इज फॉर्म्ड. ठीक, this on reaction with carbon dioxide, this on reaction with carbon dioxide and on passing with acidic medium. So this on reaction with carbon dioxide and on passing with acidic medium forms 2-hydroxy benzoic acid. ठीक है, on passing with acidic medium forms 2-hydroxy benzoic acid. और इसी का कॉमन नेम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड. ठीक है, ये कॉमन. हाँ, तो इसी को हम लोग कॉल-बेस्ड रिएक्शन कहते हैं. रिएक्शन कैसे होता है वो जरा सा समझ लें. जैसे ये हो गया फेनॉल. ठीक है, तो फेनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है फेनॉक्साइड आयन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फेनॉल को पहले सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो वो कैसे करते हैं, डाइल्यूट NaOH डाल करके कर लेते हैं. तो डाइल्यूट NaOH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है कि ये जो है वो ONA ये बन जाता है. ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड. और फिर इसको हम लोग पास करवा देते हैं या रिएक्शन करवा देते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा एसिडिक मीडियम, है ना. तो पहले तो ये बन गया. अब इसको जब हम रिएक्शन करवा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडियम से, तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर एक H है, एक हाइड्रोजन है, तो एक H हटा COO और वो H, तो COH यहाँ पे लग जाएगा और Na+ निकल के H+ यहाँ पे चला जाएगा. तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हो गया OH. ठीक है, और ये जो है वो क्या हो गया, COOH, इस तरह से. ठीक है, तो इसका यूपैक नेम जब बोलेंगे तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया. तो 1 2 पे इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, तो 2-हाइड्रोक्सी. और फिर बेंजीन पे COOH ग्रुप है, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ये है ना, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. और इसी का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड, है ना. 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड ये बोलते हैं. तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है. फेनॉल सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट किए और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड और H+ से रिएक्शन करवाए, तो हम लोगों को सैलिसाइलिक एसिड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिल जाते हैं.
ये रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्विज रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है reaction of phenol with zinc dust। फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ। When phenol is reacted with zinc dust, when phenol is reacted with zinc dust, then it reduces phenol to benzene। जैसे ये हो गया फेनॉल जिंक डस्ट से रिएक्शन, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन को बाहर कर देगा और H यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पे जब जिंक यहाँ से ऑक्सीजन निकालेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ये साइड प्रोडक्ट हो गया जिंक ऑक्साइड, वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो एक H हट के ही तो ये OH लगा हुआ है ना, तो ये H यहाँ पे लगा हुआ रह जाएगा, तो वो लगा हुआ रह जाएगा, इसका मतलब बेंजीन हो गया। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। तो इस तरह से ये जो है वो फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ हम लोग देख चुके हैं। ये डायरेक्ट रिएक्शन है ये सब, इसको आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना होगा। तो जिंक जो है यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि जिंक यहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और वो ये कर रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट नंबर जो है रिएक्शन का वो है हम लोगों का यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। ठीक है, फेनॉल का ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या होता है कि फेनॉल का हम लोग जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यहाँ पे हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट लेते हैं। ठीक, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जब सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ करके हम लोग फेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बनता है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। डाइकीटोन का मतलब दो कीटोन ग्रुप रहेगा, यानी कि डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दो ग्रुप रहेगा, तो डाइकीटोन हो गया। और कॉन्जुगेटेड मतलब ये कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड और डाइकीटोन। तो कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफेनॉन। ठीक, तो when phenol is oxidized by strong oxidizing agent। ठीक है, जब फेनॉल को हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे, व्हेन फेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, then
conjugated diketone called benzoquinone, ना, then conjugated diketone called benzoquinone is formed. ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन, वो बनता है. ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में. तो जो प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट रिएक्शन है ये सब, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में. जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसी तरह से सोडियम डाइक्रोमेट भी जो है एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, तो देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन. और डबल बॉन्ड, सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ऐसे. ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन का ये एग्जाम्पल है. और इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है, ये है बेंजोक्विनोन. ये कंपाउंड का नाम हो गया है ना. और कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे डाइकीटोन ग्रुप है ना, 2 कीटोन ग्रुप हो गया. और कॉन्जुगेटेड मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है जैसे, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लाइक दिस. तो इसलिए हम लोग इसको कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन कहते हैं. और स्पेशली ये जो कंपाउंड हुआ, इसका जो यूपैक नेम हुआ वो क्या है, बेंजोक्विनोन. ठीक है, तो इस तरह से ये सब जो रिएक्शंस था वो हम लोगों को पढ़ना था फेनॉल्स में. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फेनॉल वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल भी कर लिए. तो इस तरह से इस चैप्टर में जो एक बड़ा सा पार्ट था केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल रिएक्शंस, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अभी, है ना. तो 2 कैटेगरीज में हम लोग एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किए हैं अल्कोहल फेनॉल्स वाले में. एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, और फिर एक अलग टॉपिक में हम लोग रिएक्शंस ऑफ फेनॉल किए. ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ पे हो गई हैं. और इसमें आप क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे. ठीक है, जो चैप्टर वगैरह मैंने बताया है अभी, इस चैप्टर में जो पोर्शंस वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आप क्वेश्चंस चेक कर लेंगे. और मुझे लगता है सब क्वेश्चन बन ही जाएगा, कोई ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए. फिर भी मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ क्या कर रहे हैं. एक बार आप ट्राई करके रखेंगे, पहले एक बार खुद से थोड़ा सा सोच के रखेंगे तो समझने में थोड़ी आसानी होगी. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहा हूँ. ठीक है, ये NCERT में आप देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फेनॉल टॉपिक है, वो टॉपिक ऑलरेडी हम लोग अभी कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. तो उसी टॉपिक में बीच में एक एग्जाम्पल है बॉक्स में बनाया हुआ, एग्जाम्पल है आपका 11.5. तो वो एक बार देख लेंगे. ये सब क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये आप देख लेंगे. ये सब उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हुए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेनॉल्स, उसी टॉपिक से. तो 11.5, फिर है 11.6, 11.7, है ना. 6 और 7 तो हम लोग कर भी चुके हैं. ठीक है, ये सब आप कर लेंगे
आसानी से। और एक्सरसाइज में भी आप क्वेश्चंस ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद तो ईथर चैप्टर टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ पे। एक्सरसाइज में आप जाएंगे और एक्सरसाइज में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप एक बार इनिशियल थॉट सोच लेंगे मतलब, और फिर हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में भी आप ईथर वाला पोर्शन को छोड़ करके बाकी पोर्शंस आप देख सकते हैं सारा, है ना। इसमें जो है चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर्स है, तो ईथर वाला पोर्शन हम लोग अभी नहीं किए हैं, मगर अल्कोहल और फिनॉल वो वाला पोर्शन सारा हो गया है। तो उसका आप जो है वो क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, और उसमें जो ईथर वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो केवल छोड़ दीजिएगा। तो बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये सब एक बार सोच करके रखिए, चैप्टर रिवाइज भी करके रखिए। अल्कोहल और फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कुछ जो बीच में आ रहा है वो हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके।